हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी का लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में आपका बहुत ही स्वागत है। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यूपीपीसीएस आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं। जब भी यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है और आरओ या आरओ का एग्जाम होता है, तब हर वर्ष से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय हैं या बॉडीज हैं, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय क्या होते हैं या बॉडीज क्या होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय के बारे में, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो क्या होती हैं। जो ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, संविधान में मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। मतलब जिनके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया हो या चर्चा की गई हो, उनको क्या कहेंगे, उनको संवैधानिक निकाय कहेंगे। और जिसमें केवल संवैधानिक प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, जो चीज संविधान में जिसके बारे में चर्चा की गई है, तो अगर उनमें कोई परिवर्तन करना होगा, कोई भी संशोधन करना हो, तो जो संविधान में लिखित प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसी के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य कोई तरीका नहीं होगा उसमें परिवर्तन करने का। जैसे अन्य जो निकाय होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय, उनमें क्या होता है कि उनमें अपने तरीके से जो बॉडीज होते हैं, उनके चेयरमैन होते हैं, या फिर जो भी संस्था होती है जिसके द्वारा बनाई गई होती है या पार्लियामेंट होती है, वो अपने तरीके से क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो संवैधानिक निकाय होते हैं उनमें अलग होता है। उसमें जो प्रोसेस संविधान में लिखा होगा उसी प्रोसेस से परिवर्तन होता है। तो संवैधानिक निकाय आप कैसे याद रखेंगे, बस इतना याद रखना, जिनका वर्णन संविधान में दिया गया हो उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जिनका वर्णन संविधान में ना दिया गया हो उनको क्या कहते हैं, उनको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। गैर संवैधानिक निकाय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सांविधिक निकाय, एक होता है कार्यकारी निकाय। सांविधिक निकाय किसे कहते हैं, सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं, वो बॉडीज होती हैं जिनका गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। मतलब जो पार्लियामेंट एक्ट है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सांविधिक निकाय का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा और इस लेक्चर को लेकर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ से जो 2 क्वेश्चन प्राप्त होंगे वो आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटे ध्यान लगाकर पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ, हमारा जो लास्ट लेक्चर है इस लास्ट लेक्चर तक की कंप्लीट पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। तो उसको जरूर लॉग इन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन भी कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। तो जो सांविधिक निकाय होते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी होती हैं, वो क्या होती हैं, जिनका गठन है, जिनकी स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, पार्लियामेंट्री एक्ट या संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है, उन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं। मतलब क्या, देखिए, पार्लियामेंट जो है वो संविधान का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि संविधान में इनके बारे में वर्णन किया गया है। और पार्लियामेंट मोस्टली वही काम करती है जो संविधान में वर्णन किया गया है। मतलब जितने भी प्रोसेस पार्लियामेंट यूज करती है वो किसके यूज करती है, संविधान में जिनका वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ प्रोसेस, जहां पर ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं जिनका वर्णन संविधान में तो नहीं किया गया है, लेकिन वो प्रोसेस कर लेते हैं, यूज कर लेती है पार्लियामेंट, वो एक्ट या अधिनियम पारित कर देती है, तो उसी एक्ट के तहत जो निकाय या बॉडीज बनाई जाती है उनको सांविधिक निकाय कहते हैं। कार्यकारी निकाय किसे कहते हैं, कार्यकारी निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिसका गठन कार्यपालिका के आदेश पर किया जाता है। कार्यपालिका के आदेश पर अगर कोई निकाय या बॉडीज का गठन किया जाता है, उसको हम कार्यकारी निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यकारी निकाय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सर इसका एक एग्जाम्पल और बता दीजिए, कार्यकारी निकाय का एग्जाम्पल क्या है, नीति आयोग। कौन सा आयोग, नीति आयोग जो है वो कार्यकारी एग्जाम्पल का कार्यकारी का एग्जाम्पल है, कार्यकारी निकाय का।
दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप यूपीपीसीएस आरओ या आरओ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 45 डेज का रिवीजन और गाइडेंस प्लान। इसमें आपको 45 डेज तक रिवीजन कराया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा 45 डेज तक कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, ऐसे डेली बेस पर आपको टारगेट दिया जाएगा और साथ ही साथ में कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। मतलब गाइडेंस भी दिया जाएगा आपको कि किस चीज कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सभी चीजों का गाइडेंस दिया जाएगा। तो इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। देखिए गाइडेंस प्लान या हम कह सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में आपको टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी जो कीमत है मात्र 999 रुपए है, लेकिन अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो ये मात्र आपको 249 रुपए में मिल जाएगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है और 10 मई तक लास्ट ऑफर है। 10 मई के बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप अभी से इसको परचेज करिए और अपना फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करिए। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें आपको 140 जीएस के क्वेश्चन होंगे, 140 जीएस के प्लस 60 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। 12 टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट अलग से दिए जाएंगे क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आती है, तो इसमें से हम आपकी तैयारी कराएंगे 55 प्लस मार्क्स की। टारगेट रहेगा हमारा 55 प्लस मार्क्स का और 120 प्लस मार्क का टारगेट रहेगा जीएस में, जिसके लिए हम आपको क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और ये क्विक रिवीजन नोट्स मात्र 80 से 90 पेज में होंगे जो आपको 85 से ज्यादा मार्क्स देकर जाएंगे। इसके बाद में पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, 45 डेज का रिवीजन प्लान रहेगा, मार्क बूस्टर कोर्स रहने वाला है। 27 जुलाई को टारगेट करके ये कोर्स बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इसमें सारी चीजें वही उसी हिसाब से डिजाइन की गई हैं जिस हिसाब से हम तैयारी करवा सकें और कर सकें। इसके बाद में कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है सर? 10 मई से कोर्स स्टार्ट होगा, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करिए, हमसे गाइडेंस लीजिए। देखिए तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और प्रॉपर चीजें पता चल जाए कि क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो वही सिलेक्शन पाता है। तो उसके ही लिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये गाइडेंस प्रोग्राम। तो आप गाइडेंस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और मात्र 249 रुपए में ये प्रोग्राम मिल जाएगा। और यदि आप अभी इसको 10 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं तो क्विक IAS 50 ये कूपन कोड यूज करिएगा, तो इसमें आपको 50 रुपए का डिस्काउंट और मिलेगा। इट मींस क्या है कि 199 रुपए में आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। इसमें जो हमारी फैकल्टी रहने वाली है जो दी गई है, आप फैकल्टी को देख लीजिए, सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो इसमें भी आप लोग फायदा ही मिलेगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी और यूपीपीसीएस के लिए भी आपको प्रॉफिट करेगा ये चीज। अधिक जानकारी के लिए आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आप लॉगिन करके जो ये वाला प्रोग्राम है गाइडेंस प्रोग्राम है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। एक बार देख लेते हैं कौन से संवैधानिक निकाय होते हैं, कौन से गैर संवैधानिक निकाय होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक निकायों के बारे में। इससे पहले हम आपको डिफिनीशन बता चुके हैं, दोनों की डिफिनीशन क्या होती है, तो आप एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए कि दोनों की डिफिनीशन क्या होती है। रिवाइज कर लिया? तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो, और जिनका वर्णन संविधान में ना किया गया हो वो कहाँ का कौन से निकाय होते हैं? वो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं। गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है सांविधिक निकाय, एक होता है सांविधिक निकाय सर, दूसरा होता है कार्यकारी निकाय। दूसरा कौन सा होता है? कार्यकारी निकाय। तो दो प्रकार के निकाय होते हैं, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं संवैधानिक निकाय के बारे में। तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उसके बारे में, यानी कैग जो होता है कैग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल, कब? 2016 में संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
जो एससी कमीशन है, एससी कैटेगरी कमीशन है उसके लिए, अनुसूचित जनजाति आयोग जो एसटी कैटेगरी कमीशन है, और पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन है। तो ये तीनों कास्ट के जो कमीशन है वो क्या है, वो सभी संवैधानिक निकाय हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक निकाय कौन से हैं और गैर संवैधानिक निकाय कौन से, एक बार नजर डाल लेते हैं गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग फीमेल कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे आप क्या कहते हैं, सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएआईडीआई जो होता है, नीति आयोग यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग, ये सभी क्या है, ये सभी गैर संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो होता है वो क्या होता है, जैसे आधार कार्ड में आपने देखा होगा लिखा होगा कि यूए जो यूडी नहीं होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, यूआईडीएआई। यूआईडीएआई जो होता है वो क्या होता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है, याद रखिएगा बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में गैर संवैधानिक निकाय में दो प्रकार के निकाय आते हैं, एक तो सांविधिक निकाय आता है और एक कार्यकारी निकाय आता है। तो जितने भी ये निकाय मैंने बताए थे वो दोनों प्रकार के थे, उसमें से आप नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो इन तीनों को हटा दें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे कार्यकारी निकाय, यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो हो जाएंगी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, और बाकी के जो बचे हुए निकाय हैं वो क्या हो जाएंगे, सांविधिक निकाय हो जाएंगे, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाएंगी। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सेबी हो गया, यूआईडीएआई हो गया, यूआईडीएआई हो गया, ये सब क्या है, ये सब सांविधिक निकाय हैं और ये कार्यकारी निकाय हैं। अब हम एक एक निकाय के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और जानते हैं किस निकाय का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान में इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 334 से 339 तक इनका वर्णन किया गया है। नियुक्ति कौन करता है इनके आयुक्त की, तो इनके जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वही कार्यकाल होगा जो निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होगा या अन्य सदस्य होंगे उनका कार्यकाल। अपना त्याग पत्र ये सदस्य किनको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। वर्तमान निर्वाचक आयुक्त जो है वो कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसके बाद में देखते हैं सबसे पहले निर्वाचन आयोग में जो उनके सदस्य होते हैं उनके हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर और उसी प्रक्रिया के हिसाब से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। यहाँ के जो चेयरमैन होंगे, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन और मेंबर, तो इनको क्या किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी आधार पर क्या किया जाता है, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन और मेंबर को हटाया जाता है। इस चीज का आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जो कमेंट में बताना होगा आपको कि जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है। ये राजीव कुमार इससे पहले थे, लेकिन वर्तमान समय में ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार जो हैं वर्तमान में निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं।
त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पार्टी का निर्धारण करता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। तो ये क्या है? त्यागपत्र अगर देने की बात की जाए तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, और इनके अगर कार्य की बात की जाए निर्वाचन आयोग के आयुक्त कार्य की, तो कार्य ये हो जाएंगे, निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 324 की। तो 324 क्या कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। 324 में क्या किया गया है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 325 में क्या किया गया है? निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। 326 निर्वाचन में मतदान का अधिकार जो है उसके बारे में चर्चा की गई। अच्छा, इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि जो वोटिंग एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये वोटिंग एज जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 60, 61, 62 और 63। तो ये चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन के हिसाब से आप बताइएगा कि कब इनकी वोटिंग एज जो है वो घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष का जो कोई होगा तब वोट दे पाएगा, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के बाद में क्या हो गया? वोटिंग एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? निर्वाचन प्रक्रिया के नियम के बारे में बताता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा होगा उससे संबंधित बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 280 से 281 तक। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग के गठन और कार्यों से संबंधित है अनुच्छेद 280, और 280 के तहत ही वित्त आयोग आता है। 281 में वित्त आयोग के रिपोर्ट और सिफारिशों के बारे में चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं योग्यता के बारे में। संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है, और वित्त आयोग अधिनियम 1951 में बताया गया है कि अध्यक्ष बताया गया है। किसके बारे में बताया? वित्त आयोग अधिनियम 1951 के में बताया गया है। जो लोक लोक सॉरी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जो अध्यक्ष लोक मामले या वित्त का जानकार होगा। कार्य क्या है इनके? कार्य है केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना, वित्त आयोग का कार्य होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन है, 13वें वित्त आयोग के विजय केलक हैं, और 14वें वित्त आयोग के वाई बी रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह और 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, जो कि वर्तमान में है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के सी नियोगी। के सी नियोगी जो है वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। संवैधानिक निकाय के बारे में जान लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। इससे पहले हम दो निकाय के बारे में पढ़ चुके हैं, एक निर्वाचन आयोग और एक वित्त आयोग। अब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। भाग कौन सा है? 14। संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? 14 में, अनुच्छेद 315 से 323 तक। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संरचना एक अध्यक्ष होता है, इतने सदस्य जो राष्ट्रपति निर्धारित करे 9 से 11 तक इसमें संरचना हो सकती है, मतलब सदस्य संख्या हो सकती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही इसका कार्यकाल माना जाएगा। अगर इनके सदस्यों को या चेयरमैन को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है? श्रीमती प्रीति सूदन है। और अभी आपको बताना है कमेंट में कि वर्तमान में कौन है। ऐसा निकाय जिसका गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया हो वो क्या हो जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। जो ऐसा निकाय है जिसका गठन किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखेंगे विशेष तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो चीजें यहाँ पर विशेष तरीके से याद रखनी होंगी। वो क्या याद रखनी होंगी?
कि इसका जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और इसमें जो संरचना होती है यानी जो चेयरमैन होता है और अन्य सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस चीज का आप लोगों को विशेष याद रखना होगा। संघ लोक सेवा आयोग में जो उनके चेयरमैन के हैं उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है या फिर उनके सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा उससे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसमें जांच करेगा और हटाने की प्रक्रिया किसकी, मतलब हटाने का कार्य किसका होगा, वो राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है लेकिन जांच कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर बता दिया कि हाँ इनको हटाना चाहिए तो राष्ट्रपति को क्या होगा, वो फैसला मानना होगा यानी बाध्यकारी होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। यहां पर इसको काट दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। भाग 14 के बारे में वर्णन किया गया 315 से 323 तक। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। संरचना क्या होती है, एक अध्यक्ष होता है और इतने सदस्य जो राज्यपाल निर्धारित करे, संख्या निर्धारित नहीं होती इनकी लेकिन सदस्य होते हैं। इसके बाद में कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। त्यागपत्र, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं आधार पर हटा सकता है जैसे यूपीएससी के सदस्यों को हटाता है और उसी आधार पर जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उनके सदस्यों को भी हटा सकता है राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे। 6 वर्ष या 62 वर्ष पहले जो पूरा हो जाए वही क्या होगा, इनका कार्यकाल होगा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। और त्याग पत्र देना होगा तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। इसके बारे में हम कैग के बारे में चर्चा करते हैं। भाग 5 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 से 151 तक नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वही क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। त्याग पत्र किसको देख सकते हैं, त्याग पत्र अपना राज्यपाल को दे सकते हैं। अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद 148 से 48 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप कैसा होगा। अनुच्छेद 251 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना, जो कि यहाँ का अनुच्छेद नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे के बारे में जानेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य के बारे में चर्चा करें तो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है और यह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षकों में से एक है। अन्य हैं उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग, ये अन्य हैं लेकिन क्या है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संरक्षक होते हैं उनमें से एक है। अन्य संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा भारतीय संविधान का संरक्षक भी माना जाता है, गार्जियन भी माना जाता है। और चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये संरक्षक ही माने जाते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार पर इन्हें हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। आधार साबित कदाचार अक्षमता, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं करता है, हालांकि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है। जैसे राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ऐसे महालेखा परीक्षक प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसमें हम 279 के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध आय की जो गणना करता है। अनुच्छेद 279 ए में बात की गई वस्तु एवं सेवा परिषद की, और 279 किसके बारे में बात करता है, 279 बात करता है शुद्ध आय गणना के बारे में। संविधान संशोधन क्या इसमें कोई हुआ है तो इसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, आप लोग कमेंट बताइएगा। 2016 में जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। इसके बाद में सदस्य कौन होता है, अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री के उपाध्यक्ष के रूप में। राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री जो प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा नामित होते हैं।
प्रथम वास्तु एवं सेवा अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। वर्तमान में वास्तु एवं सेवा अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। त्याग पत्र अगर किसी को देना होगा तो वो किसको देंगे? इनके जो सदस्य हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। यहाँ पर जो अगर निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए तो ये अपना त्याग पत्र कैबिनेट मिनिस्टर में देंगे और राष्ट्रपति को ही देंगे। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के कार्य के बारे में देख लेते हैं। संघ राज्यों के स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार के बारे में सिफारिश करना, जिन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता है। वे वस्तुएं तथा सेवाएं जिन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जा सकता है या इससे छूट प्रदान की जा सकती है। जीएसटी और जीएसटी कर का समूह के साथ ऐसी दरों की सिफारिश करना जिसमें न्यूनतम दरें भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति आयोग भाग 16 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 338 नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनके चेयरमैन की। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। संरचना अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 5 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति ही त्यागपत्र मतलब राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं इनके सदस्य और अध्यक्ष। सेवा शर्तें कार्यकाल संरचना राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग कमेंट में बताएगा। ये जो लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, पुराना डाटा हो सकता है, नया डाटा आप लोगों को करेंट अफेयर्स में देखना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति आयोग भाग 16 में वर्णन किया गया। 338A के अंतर्गत बात की गई है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य 3 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे इनकी सेवा शर्तें कार्यकाल संरचना निर्धारित करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग भाग 16 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 338B और नियुक्ति राष्ट्रपति 102वां संविधान संशोधन 2018 और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य 3 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे सेवा शर्तें और कार्यकाल और संरचना के बारे में। वर्तमान में जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उसके बारे में देख लेते हैं कौन होंगे, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके बारे में देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 12 अक्टूबर 1993 का गठन हुआ था। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए और राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या होती है? अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो या रहा हो, सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान रखते हो, इन सब के अलावा पदेन सदस्य होंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, सुप्रीम कोर्ट आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग, दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये सभी सदस्य होंगे इसके। महिला आयोग के बारे में चर्चा करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अधिनियम राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990, गठन 1992, कार्यकाल 3 वर्ष, संरचना अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 7 सदस्य होते हैं। इनको अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग कमेंट में बताना है। श्रीमती विजय किशोर राहटकर हैं और प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, गठन 1993 में हुआ था। इसके बाद में कार्यकाल 3 वर्ष का, संरचना अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 अन्य सदस्य, राष्ट्रपति को ये सभी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अल्पसंख्यक समुदाय 1993 6 जयंती हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो ये 6 समुदाय जो होते हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सांविधिक निकाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अधिनियम कौन सा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, गठन 31 दिसंबर 2008 में। कार्य इनके निम्नलिखित मामलों में जो जांच और अभियोग चलाने का एजेंसी है ये काम करती है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध, परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध, उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संस्थापक राधा विनोद राजू। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद दाते हैं। तो ये आप लोग एक बार करेंट अफेयर्स में चेक कर लीजिएगा क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है बार बार।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। अधिनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 में के अंतर्गत आया था और 12 अप्रैल 1992 में इसका गठन हुआ था। कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष लेकिन बढ़ सकता है इनका। कार्य क्या होता है? प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसके विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। वर्तमान में जो है वो कौन है? माधवीपुरी बुच नहीं है, इनको हटा दिया गया है। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए, जो मैंने वर्तमान में कौन क्या है वाली क्लास ली थी उसमें आपको ये सारी चीजें बताई थी। आप लोग एक बार वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा और उसको देखिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है। ये जो लास्ट में जितने भी निकाय हम पढ़ रहे हैं वो करेंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे। राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नियुक्ति केंद्र सरकार कार्मिक मंत्रालय करता है। और आधार क्या है? वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाएं लक्षित लक्ष्य अधिनियम 2016, 12 जुलाई 2016 को गठन किया गया था। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष जो पहले हो जाए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य, तो इतने जो 4 सदस्य यानी 4 इसमें मेंबर होते हैं अध्यक्ष सहित। वर्तमान राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? डॉक्टर सौरभ गर्ग। और वर्तमान राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्रा। एक बार करेंट अफेयर्स डाटा जरूर चेक करिएगा। नीति आयोग जो कि हमारा लास्ट आयोग है, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गठन 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसके बारे में आपको अधिक जानकारी हम आपको इकोनॉमी के लेक्चर में देंगे। इकोनॉमी के लेक्चर में बताएंगे कि नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग किस प्रकार से काम करता है, कौन किस स्तर पर काम करता है, ये सभी चीजें आपको जो इकोनॉमी का लेक्चर होगा उसमें आपको डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एग्जाम वेब ऐप पर जाइए और फ्री स्टडी नोट्स पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने यूपी पीसीएस आरओआरओ का कोर्स नहीं लिया तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स है, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।